शिव और गौरी दोनों ही रात को सो नहीं पाए और अगली सुबह भी हो गई। गौरी आज बहुत एक्साइटेड थी और जितनी एक्साइटेड थी उतना ही उसे डर भी लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। उसे घबराहट और एक्साइटमेंट के चक्कर में रात भर नींद नहीं आई। शिव से मिलना तो चाहती थी, पर अब वहाँ जाकर क्या कहेगी, क्या बात करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ढेरों सवालों में वो रात से ही उलझी हुई थी। आज की मीटिंग सीक्रेट थी, बड़ों को ये बात पता नहीं थी। आज गौरी पार्क नहीं गई और सुबह से ही वो अपनी अलमारी में घुसी हुई थी। उसने लगभग सभी कपड़े अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखा था, पर हर बार उसका मुंह बन जाता था। अपनी पूरी अलमारी खाली करने के बाद भी उसको कुछ पसंद नहीं आया। घड़ी ने 7 बजाए तो गौरी की आंखों में आंसू भर गए। वो बेड पर फैले कपड़ों के बीच जाकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसके गालों पर थे और वो बड़े आस से बिखरे हुए कपड़ों को देखे जा रही थी। मयंक पार्क से वापस आया तो अपने कमरे में जाने की जगह उसने उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे के बाहर पहुंचा तो बस हल्का सा टच करने भर से दरवाज़ा खुल गया और जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पूरे रूम में कपड़े बिखरे हुए थे। ज़मीन पर बिखरे कपड़ों को देखते हुए जैसे ही उसकी नज़र गौरी पर पड़ी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झिलमिलाती आंसुओं की बूंदों को देखकर उसने झट से दरवाज़ा लगाया और उसके पास जाकर घबरा कर बोला, क्या हुआ गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? और ये रूम का क्या हाल बनाया हुआ है? सारे कपड़े ऐसे क्यों फेंके हुए हैं? उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और फिर मासूमियत से मुंह पिचका कर बोली, देखिए ना भैया, हमने हमारी पूरी अलमारी के कपड़े देखे पर हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या पहनकर उनसे मिलने जाए। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है। अगर हमने कुछ गलत पहन लिया तो हमारा पहला इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा। पूरी अलमारी छानने के बाद भी हमें एक अच्छी सी ड्रेस नहीं मिली। ऐसे कैसे जाएंगे हम उनसे मिलने? आप मना कर दीजिए, हम नहीं मिलेंगे उनसे। जहाँ वो एकदम दुखी और उदास थी, वहीं उसकी बात सुनकर मयंक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने उसके आंसू साफ किए और प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, गुड़िया, शिव अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आ रहे हैं। ये देखने नहीं आ रहे हैं कि आप क्या पहनती है और क्या नहीं। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गुड़िया तो इतनी प्यारी है कि वो कुछ भी पहने हमेशा सुंदर ही लगती है। और आपको पता है, आपकी सिंप्लिसिटी ही आपका गहना है। तो आप जैसे रहती है बिल्कुल वैसे बनकर उनके सामने जाइए और देखिएगा, वो आपको पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लेंगे। चलिए अब रोना बंद करिए। आपको कपड़े समझ नहीं आ रहे तो हम आपकी मदद करते हैं। उसने उसे नीचे उतारा और उसके कपड़ों के ढेर को कुछ देर ऊपर से नीचे देखते हुए उनमें से एक ड्रेस उसके हाथ में थमाकर कहा, चलो जाकर नहा कर आओ और मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। गौरी ने पहले ड्रेस को देखा तो उसने मुस्कुराकर जाने का इशारा किया। गौरी चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और मयंक मुस्कुराकर उसके फैलाए हुए रूम को व्यवस्थित करने में लग गया। कुछ देर में गौरी बाहर आई तो उसको देखते ही मयंक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आसमान से उतरा चांद लग रही हो। चलो अब जैसे कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हो बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ। मैं भी रेडी होकर आता हूँ। और ज़्यादा परेशान मत होना, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी है कि वो बिना कुछ किए ही सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाती है। इसलिए अब रिलैक्स होकर तैयार हो जाओ। मैं बस यूं गया और यूं आया। वो मुस्कुराकर गेट की तरफ बढ़ गया। गौरी ड्रेसिंग टेबल के पास गई और अपने लंबे बालों को कंघी करने लगी। मयंक ने गेट खोला, फिर वापस उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराकर बोला, गुड़िया। उसकी आवाज़ सुनकर गौरी उसकी तरफ मुड़ गई तो मयंक ने मुस्कुराकर कहा, आज काजल लगा लेना और बालों को बांधना मत।
ऐसे ही खुले रहने देना, ज़्यादा अच्छी लगती हो खुले बालों में। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा उठी तो मयंक भी वापस आने का कहकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर वापस उसके रूम में आया तो दरवाजे की आवाज़ सुनकर गौरी उसके तरफ मुड़ गई। गौरी को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने रूम में आकर उसकी आंख से काजल निकाला और उसके कान के पीछे छोटा सा नज़र का टीका लगाते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। अब तो शिव तुम्हें देखने के बाद अपने होश में ही नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर गौरी उसे देखे जा रही थी। उसकी नज़र झुक गई और होठों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। मयंक ने अब अपना फ़ोन निकाला और कृतिका को वीडियो कॉल लगा दी। कृतिका भी इसी का इंतज़ार कर रही थी। उसने झट से कॉल रिसीव की तो मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब देख कर बताओ कुछ कमी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर गौरी ने एक बार फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा तो मयंक ने फ़ोन की स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। सामने कृतिका को देखकर गौरी ने हैरानी से मयंक को देखा तो वो बस मुस्कुरा दिया। गौरी ने वापस स्क्रीन की तरफ देखा तो कृतिका ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो तुमने कान में इयररिंग्स डाले हैं इसके जगह झुमके डाल लो और ज़रा अपने गुलाब सी पंखुड़ी जैसे कोमल होठों पर लिप ग्लोज या लिपस्टिक लगा लो, उसके बाद तुम्हें एकदम परफेक्ट लगोगी। उसकी बात सुनकर गौरी ने खुद को शीशे में देखा। उसने कानों में स्टोन वाले छोटे छोटे इयररिंग्स डाले हुए थे। उसने खुद को देखा, फिर उसको देखते हुए बोली, पक्का उन्हें झुमके अच्छे लगेंगे ना, ओल्ड फैशन तो नहीं लगेंगे। उसकी बात सुनकर मयंक तो मुस्कुरा ही उठा। उसके साथ साथ कृतिका भी हंस पड़ी थी। गौरी दोनों को मुंह पिचकाकर देखने लगी तो कृतिका ने अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहा, भाभी जान, मेरा भाई सूरत नहीं सीरत देखता है, तो आप कुछ भी पहनोगी तो आप मेरी भाभी ही बनोगी। और रही बात झुमके की, ओल्ड फैशन लगे तो लगे, ओल्ड इज़ गोल्ड, ये तो आपने सुना ही होगा। मैंने आपको देखा है, आप पर झुमके ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो निसंकोच झुमके डालिए और तैयार हो जाइए अपने पिया जी से पहली मुलाकात के लिए। चलिए जल्दी से जो मैंने कहा है वो कीजिए। उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई। उसने जल्दी से अपने इयररिंग्स उतारे और झुमके डालने के बाद होठों पर लिप ग्लोज लगाकर बोली, अब ठीक है। कृतिका ने उसे देखा, फिर अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर मुस्कुरा कर बोली, एकदम चांद लग रही हो। अब वहाँ जाकर जैसी हो वैसी ही उसके सामने रहना। वो मेरा भाई और दोस्त दोनों हैं, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। घबराना बिल्कुल नहीं, रिलैक्स होकर बात करना, जो हो वही उसके सामने दिखाना। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलो, अगर लेट हुई तो उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उसको लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसने बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। अब मयंक ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। गौरी ने हामी भरी तो मयंक वहाँ से चला गया। गौरी ने खुद को शीशे में देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने झट से अपनी सैंडल निकाली, फिर कुछ सोचते हुए उसने जूतियाँ निकाल ली और वही पहनकर नीचे चली गई। सब पहले ही डाइनिंग एरिया में पहुंच गए थे। जैसे ही गौरी ने वहां कदम रखा, कैलाश जी और ज्योति जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। कैलाश जी ने मुस्कुरा कर कहा, आज तो हमारी लाडो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, कोई खास बात है क्या आज? उनकी बात सुनकर गौरी ने घबराकर मयंक को देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी और कैलाश जी को देखकर मुस्कुरा कर बोला, हाँ पापा, आज उसके कॉलेज में फंक्शन है, तो मैंने ही कहा था कि कभी कुछ नया ट्राई किया कर, क्या ये रोज़ एक जैसी बनकर चली जाती है। अच्छा किया ना, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उसकी बात सुनकर कैलाश जी मुस्कुरा दिए। अब ज्योति जी ने उसके पास आकर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी कुछ अलग भी लगना चाहिए। देखिए आज हमारी गुड़िया सच में गुड़िया लग रही है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकाला और उसके कान के पीछे टीका लगाते हुए कहा, किसी की नज़र न लगे हमारी लाडो को। गौरी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। घबराहट तो उसे हो ही रही थी
और उसी का असर था कि उसने 2-4 निवालों से ज़्यादा खाया ही नहीं गया। तो उसने उठते हुए कहा, मेरा हो गया, भैया आप बाहर रहिएगा, मैं बस अभी आई। उसकी बात सुनकर तीनों उसे हैरानी से देख रहे थे। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो कैलाश जी ने हैरानी से कहा, बेटा आपने कुछ खाया ही कहाँ है? उसकी बात सुनकर गौरी उनकी तरफ मुड़ी और पेट पर हाथ रखकर बोली, पापा आज भूख नहीं है, मेरा पेट सच में भर गया है। उसकी बात सुनकर कैलाश जी और ज्योति जी ने एक दूसरे को देखा। वो कुछ कहते उससे पहले ही मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, ओह तो तुम फंक्शन में खाना खाने के लिए अपने पेट में जगह बचा रही हो। चलो ये भी ठीक है, रोज़ तो घर का खाती ही हो, आज बाहर के खाने का मजा लो। उसकी बात सुनकर अब कैलाश जी और ज्योति जी दोनों ही मुस्कुरा दिए तो गौरी वहाँ से चली गई। उसके कितना भी मना करने के बाद भी ज्योति जी ने उसे लंच दे ही दिया था, तो उसने लंच पर्स में डाला और बाहर निकल गई। वो अपनी स्कूटी के पास न जाकर मयंक की बाइक की तरफ बढ़ गई तो कैलाश जी ने फिर से सवाल किया, बेटा आज आप स्कूटी लेकर नहीं जा रही हैं? एक बार फिर गौरी मयंक को देखने लगी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, पापा आज मैं इसे कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ। अब मेरी गुड़िया इतनी सुंदर लग रही है तो मुझे इसके बॉडीगार्ड का काम भी तो करना पड़ेगा, इसलिए आज ये जाएगी भी मेरे साथ और आएगी भी मेरे साथ। एक बार फिर वो उन्हें अपनी बातों में उलझाने में कामयाब हो गया था। उसकी बात सुनकर कैलाश जी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छे से जाना और अपने साथ ही वापस लेकर आना। उनकी बात सुनकर मयंक जी ने जी पापा कहा तो वो वहाँ से निकल गए। अब मयंक ने उसकी तरफ हेलमेट बढ़ाकर कहा, चल जल्दी बैठ। गौरी ने हेलमेट नहीं पकड़ा तो मयंक ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, लेना जल्दी बैठ, तुझे छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। गौरी ने अब भी हेलमेट नहीं लिया और मुंह लटकाकर धीरे से बोली, भैया हम गलत कर रहे हैं, माँ पापा हम पर कितना विश्वास करते हैं, झूठ बोल कर जाना मतलब उनके विश्वास को तोड़ना हुआ ना। उसकी बात सुनकर मयंक बाइक से उतरा और उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुरा कर बोला, ये धोखा देना नहीं हुआ क्योंकि मुझे सब पता है, और अगर माँ पापा को भी हम बता भी दे तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हें मिलवाएंगे ही, पर उससे पहले हम तुम दोनों को मिलवाना चाहते हैं। आज का पूरा दिन तुम्हारे पास है, बात करो उनसे, समझने की कोशिश करो उसे, ताकि जब माँ पापा तुमसे सवाल करें कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं तो तुम सोच समझकर जवाब दे सको। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है बेटा, शादी से पहले एक दूसरे को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और तूने मुझसे तो झूठ नहीं कहा, इनफैक्ट मैंने सब खुद अरेंज किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू शिव को जाने, इसलिए अब ये सब सोचना छोड़ और जल्दी से बैठ जा। याद नहीं, शिव को लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अब वो वापस बाइक पर बैठा तो हेलमेट लगाकर और अपने बालों को एक तरफ से आगे कर कर वो उसके पीछे बैठ गई। मयंक ने उसे मायापुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर ड्रॉप किया क्योंकि यहीं दोनों का घर का सेंटर था। मयंक ने बाइक रोकी तो गौरी नीचे उतर गई। मयंक ने अपने हेलमेट का शीशा नीचे किया और उसको देखते हुए कहा, अगर तू चाहे जब तक शिव नहीं आते मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, भैया मैं अब 2 साल की बच्ची नहीं हूँ कि मैं खो जाऊँगी। अगर वो नहीं भी मिले तब भी मैं यहाँ से कॉलेज आराम से पहुँच जाऊँगी। आप पहले ही लेट हो गए हैं तो आप जाइए। मयंक ने उसको ध्यान रखने को कहा और शिव के आने पर फ़ोन करने का कहकर वो वहाँ से चला गया और गौरी अपने दुपट्टे से अपने नाक तक के हिस्से को ढके हुए वहाँ खड़ी होकर शिव का इंतज़ार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिव रात को देर से सोया था, जिसकी वजह गौरी नहीं बल्कि झुमके वाली थी। रात को देर से सोने की वजह से वो 7 बजे तक सोता रहा। उसकी नींद तब खुली जब उसके रूम का गेट नॉक हुआ। उसने अपनी नींद से भरी आंखों को खोलकर जैसे ही टाइम देखा
वो झटके से उठकर बैठ गया और अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, शिट यार, आज लेट तक सोता कैसे रह गया। उठ जा शिव, जल्दी भाग वरना लेट हो जाएगा। वो बेड से उठा ही था कि उसके रूम का दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ। उसने अपनी स्लीपर्स पहनी और जाकर गेट खोला तो गेट खोलते ही चित्रा उसके रूम में घुसते हुए बोली, भैया आप भी ना, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। वहाँ भाभी रेडी भी हो गई होगी और आप है कि अभी तक सोकर ही उठ रहे हैं। ये बोलकर वो उसकी अलमारी के पास चली गई। तो पहले तो शिव ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रहा था, पर जैसे ही उसने उसकी अलमारी को खोला तो शिव तुरंत भागकर उसके पास पहुंच गया और उसको साइड करते हुए बोला, पहली बात तो अभी 7 ही बजे हैं, तो मैं लेट नहीं हूँ। और सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए कि तू आज ये मिनी कुंभकर्ण इतनी जल्दी कैसे उठ गई और सुबह सुबह मेरे रूम में क्या करने आई है और मेरे कबर्ड को क्यों खोल रही है। उसने एक के बाद एक 3 सवाल कर दिए तो चित्रा ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे तो एक्साइटमेंट में रात भर नींद नहीं आई, तो जल्दी उठने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके इतना कहते ही शिव ने उसको हैरानी से देखा, पर चित्रा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर आगे बोलने लगी, मैं यहाँ अभी आई हूँ क्योंकि मुझे आपके कपड़े सिलेक्ट करने हैं जो पहनकर आप भाभी से मिलने जाने वाले हैं, इसलिए अब आप मुझे डिस्टर्ब ना करें और जाकर फ्रेश हो जाइए। उसने शिव को साइड किया और उसके कपड़े देखने लगी तो शिव ने एक बार फिर उसको साइड करके कहा, मेरे कपड़े हैं, मैं चूज़ कर लूँगा, जा तू यहाँ से। उसकी बात सुनकर चित्रा ने गुस्से से कहा, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना, रुकिए अभी बताती हूँ मैं आपको। शिव बस उसको देखता ही रह गया और चित्रा ने 2 सेकंड के अंदर फ़ोन की स्क्रीन उसकी तरफ घुमाकर कहा, जीजी साहब, भाई साहब मेरी नहीं सुन रहे हैं, अब आप खुद ही बात कर लीजिए। उसकी बात सुनकर शिव तो उसको हैरानी से देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, ओ एक कान खजूरे, हमेशा अपना ईगो दिखाना ज़रूरी है क्या? चुपचाप बाथरूम में घुस जा, आज तो बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा जैसे हम कहेंगे, समझा? आवाज़ सुनकर शिव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई। स्क्रीन पर शिवांगी जी और कृतिका दोनों ही दिख रहे थे। कृतिका तो उसके गुस्से से घूरे जा रही थी, वहीं जब शिव ने स्क्रीन की तरफ देखा तो शिवांगी जी बड़ी ही प्यार से उससे बोली, शिव आज आप पहली बार गौरी से मिलेंगे, वैसे तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, पर क्या आप अपनी बहनों की खुशी के लिए एक दिन उनकी बात नहीं मान सकते? उनकी बात सुनकर शिव कुछ नहीं बोल पाया। उसने घूर कर कृतिका को देखा, फिर मुंह बनाकर बोला, इस झल्ली और छोटी चूहिया के लिए नहीं, आपके लिए आज आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। उसकी बात सुनकर कृतिका और चित्रा दोनों ने उसको खा जाने वाली नज़रों से देखा, पर शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अब बाथरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। कुछ देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया तो अपने रूम का हाल देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नज़र जैसे ही चित्रा पर गई जो उसके अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, उसको देखते ही उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गई और उसने गुस्से से कहा, चूहिया ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने मेरे कमरे का? उसकी आवाज़ सुनकर चित्रा ने उसकी तरफ देखते हुए बेफिक्री से कहा, भाई साहब प्लीज़ चुप रहिए, आप देख नहीं रहे हैं मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब रख दूँगी, आप चुपचाप मुझे मेरा काम करने दीजिए। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई शर्ट को फ़ोन के सामने करके कहा, देखिए जीजी सा कौन सा अच्छा लग रहा है। दोनों शर्ट देखकर दोनों ने मुंह सड़ा लिया तो चित्रा ने उसे भी बेड पर फेंक दिया। ये सब देखकर शिव का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से चित्रा और उसके फ़ोन में दिख रही कृतिका और शिवांगी जी को देख रहा था। चित्रा ने लगभग उसका पूरा कबर्ड खाली कर दिया था, पर फिर भी दोनों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो तीनों बहनों ने एक साथ ही कहा, क्या शिव कान खजूरे भाई साहब, तेरे पास एक भी ढंग की शर्ट नहीं है?
लगता है अब हमें ही तेरी कबर्ड को सेट करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर शिव आंखें फाड़े उन्हें देखते ही रह गया। चित्रा ने अब मुंह लटका कर कहा, जीजी अब क्या करेंगे? भाई सा क्या पहन कर जाएंगे भाभी सा से मिलने? उसकी बात सुनकर दोनों कुछ सोचने लगी। फिर दोनों ने एक साथ ही तेज आवाज में कहा, आइडिया। उनके इतना कहते ही चित्रा ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या जीजी? उसकी बात सुनकर दोनों ने एक साथ ही, तो स्क्रीन को कपड़ों की तरफ घुमा, हम बताते हैं आज शिव क्या पहन कर जाएगा। उसकी बात सुनकर चित्रा ने झट से स्क्रीन को कपड़ों की तरफ घुमाई और कपड़े हटा हटा कर दिखाने लगी। कुछ देर यही चलता रहा। फिर चित्रा ने दोनों के कहने पर एक शर्ट और उसके साथ की पैंट उसके हाथ में रखकर कहा, अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए। जब तक शिव नहा कर आया, चित्रा ने सब सामान जैसा था वैसा ही सेट कर दिया। शिव बाहर आया तो उसे 100 पीस की तरह ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर चित्रा ने उसके बालों को सेट किया और फिर उसको रेडी करके दोनों को देखकर मुस्कुरा कर बोली, अब ठीक है? दोनों ने शिव को ऊपर से नीचे तक देखा और एक साथ मुस्कुरा कर कहा, परफेक्ट। अब स्क्रीन पर राजवीर जी भी आ गए थे। उन्होंने शिव को देखा और मुस्कुरा कर बोले, अब आप अपनी भाभी अर्धांगिनी से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। वहाँ जाकर गौरी के साथ प्यार से बिहेव कीजिएगा। कोई भी फैसला लेने से पहले आज का पूरा दिन उनके साथ बिताइए। उन्हें जानने और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका जो फैसला होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपको गौरी पसंद नहीं आई तो हम खुद मासा और बाबा सा से बात करेंगे। चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलिए, वरना दूसरों को हमेशा वक्त पर न आने पर लेक्चर सुनाने वाले हमारे साले साहब आज खुद ही लेट हो जाएंगे। तीनों ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और फ़ोन कट गया। अब चित्रा ने वहाँ से भागते हुए कहा, जल्दी से शूज़ पहनकर नीचे पहुँचिए, हम भी आते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। शिव ने खुद को शीशे में देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपना वॉलेट, फ़ोन, हैंकी और गॉगल्स जो चित्रा उसे अभी देकर गई थी सब लिया और शूज़ पहनकर रूम से बाहर निकल गया। वो नीचे पहुंचा तो उसको देखते हुए समर जी ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहे हो क्या? शिव अब तक अपने ही ख्यालों में गुम था। अब उसने सामने देखा तो समर जी मुस्कुरा कर उसे ही देख रहे थे। शिव ने भी उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग बाबा साहब। आपने सही पहचाना। सुबह सुबह झल्ली मतलब कृतिका का फ़ोन आया था। कह रही थी कल वो आई थी तो आज मुझे उसके पास जाना होगा। मैं फ्री उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए सारा दिन अपनी बकबक से मेरा दिमाग खाने का प्लान बनाया है उसने। उसकी बात सुनकर समर जी ने कुछ नहीं कहा, पर किचन से बाहर आते हुए अनुराधा जी ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? वो आपको इतना प्यार करती है। जाइए और एक दिन उसके साथ बिताइए। अगली बार तो आप उसकी शादी पर ही आ पाएंगे। तब तो रस्मों के बीच 2 घड़ी बैठकर बात करने तक का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार मिलाइए उनसे। शिव ने मुस्कुरा कर हामी भरी और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। पीछे अनुराधा जी और समर जी एक दूसरे को अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देख रहे थे और उसी की तरफ चले गए। कुछ देर में चित्रा भी भागते हुए वहां पहुंची। शिव से खाना नहीं खाया गया तो वो 2 चाटनी वाले खाकर ही वहां से उठ गया। चित्रा ने इशारों में उसे ऑल द बेस्ट कहा तो वो फीकी सी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। अनुराधा जी और समर जी ने कुछ नहीं कहा। शिव ने बाहर निकलते हुए ही खुद से कहा, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रिश्ता पक्का हो चुका है हमारा, तो अगर बताकर भी मिलने जाते तो मासा और बाबा सा मना तो नहीं करते। छोड़ शिव, इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। याद रख, तुझे वहाँ जाकर गौरी को शादी के लिए मना करना है, और वो भी ऐसे कि उसका दिल न टूटे। और जल्दी से उससे मिलने के बाद तुझे कॉलेज जाना है। एक कोशिश तो करनी ही चाहिए तुझे उस झुमके वाली को ढूंढने की, वरना ऐसी सिचुएशन बार बार बनती रहेगी
और तू कितनी लड़कियों का दिल तोड़ेगा अपनी खुशी के लिए। इस बार तो तुझे उस झुमके वाली को ढूंढना ही होगा, और अगर नहीं मिली तो उसे भूलना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए उसने हेलमेट पहना और अपनी धन्नो स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया।